चलो हेडिंग डाल दी, वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यस सर। ओके, तो ये थ्योरी क्या बताएगी अपन को? देखो अभी तक तो अपन इलेक्ट्रॉन को क्या मानते आ रहे थे, पार्टिकल मानते आ रहे हैं ना हम। मतलब अब तक के जो भी साइंटिस्ट थे ना, बोर हो गया, रदरफोर्ड हो गया, थॉमसन, इन सब ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना है। बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो अपन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उसके लिए इलेक्ट्रॉन को भी क्या मानना पड़ा, वेव मानना पड़ा, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर भी डबल कैरेक्टर होते हैं। देखो लाइट के अंदर डबल कैरेक्टर है तो बहुत ही पहले प्रूव हो गया, है ना। लाइट शोज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। अब फिर बात चलेगी, जैसे लाइट के अंदर डबल कैरेक्टर होती है ना, ऐसे ही पार्टिकल्स के अंदर भी डबल कैरेक्टर होता है, वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी डबल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल्स एज वेल एज वेव कैरेक्टर। तो उसको समझाने के लिए फिर जो मॉडल बने उनको क्या नाम दिया गया, क्वांटम या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल। तो इसके अंदर अपन को दो प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। एक पढ़ेंगे अपन ये डी ब्रोगली। ये डी ब्रोगली थोड़ा वो पता नहीं, शायद फ्रेंच नेम है, फ्रेंच साइंटिस्ट है, तो बोलते हैं इसको डी ब्रोय है, BROY। लिखते हैं इसको ब्रोगली, GLI। तो आप देख लेना, डी ब्रोय कहो या डी ब्रोगली को एक ही बात है, स्पेलिंग तो ये लिखनी है ना। कभी मैं डी ब्रोय बोल दूं तो आप समझ जाना ये डी ब्रोगली बोलना चाह रहा हूं मैं ना। ओके, तो एक तो ये डी ब्रोय वाला पढ़ेंगे अपन और एक हाइजेनबर्ग वाला पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत इजी है ना। सबसे पहले हेडिंग डालो, डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल, है ना। एंड दिस इज रिगार्डिंग द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉन नहीं, मैटर की बात कर ली इन्होंने तो। एंड इलेक्ट्रॉन इज ए पार्ट ऑफ मैटर। मैटर जानते हो सभी, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पजेस मास, होता है मैटर। तो इन्होंने तो एक बहुत ही बड़ी बात कर दी, मतलब डी ब्रॉय ने। इन्होंने क्या कहा कि जैसे लाइट के अंदर डबल कैरेक्टर होता है ना, ठीक वैसे ही एवरी फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर के हर फॉर्म के अंदर डबल कैरेक्टर होता है। किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, है ना। इसमें ह्यूमंस भी आ गए ना, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैटर, हम भी मैटर का ही पार्ट है ना। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं घर के अंदर, वो सब क्या है, वो सब मैटर है। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे लाइट में ड्यूअल नेचर होता है ना, ऐसे एवरी फॉर्म ऑफ मैटर के अंदर भी डबल कैरेक्टर होता है ना। अपने घर में जो फैन, पंखा है ना, टेबल, चेयर, है ना, हर चीज के अंदर डबल कैरेक्टर है, ऐसा इन्होंने कहा था। हालांकि इनका मेन फोकस था इलेक्ट्रॉन, बट इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि चलो सबके बारे में बोल देते हैं, देखा जाएगा बाद में, कोई क्रिटिसाइज करेगा तब की बात है। बाकी स्टेटमेंट तो इन्होंने जनरलाइज ही दे दिया। तो क्या स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि जैसे लाइट, सॉरी एक सेकेंड, क्या दिया स्टेटमेंट कि एज द लाइट शोज ड्यूअल नेचर, ड्यूअल का मतलब समझ में आ रहा है, डबल, ड्यूअल नेचर, इन द सेम वे एवरी मूविंग मैटर। हालांकि छोटी सी बात मैंने ऐड कर दी यहाँ पर, मूविंग, चलता हुआ होना चाहिए ना, रेस्ट वाले पे नहीं होंगे फिर, ऐसा इन्होंने कहा था। एवरी मूविंग मैटर, है ना। मैटर में एग्जांपल्स किसके लोगे आप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, कार, कुछ भी ले सकते हैं ना अपन इसमें तो। शुड शो ड्यूअल नेचर, है ना, सबके अंदर ड्यूअल नेचर होगी, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। ठीक है, ये ऐसा इन्होंने कहा। तो ये डी ब्रोय का प्रिंसिपल है। और मैटर के साथ जो वेव होती है ना, उसको नाम क्या दिया इन्होंने, उसको नाम दिया इन्होंने मैटर वेव, या खुद के नाम पर रख ली, डी ब्रोइज वेव, डी ब्रोगलीज वेव। तो एक बार यहाँ तक कॉपी करो। ठीक है, स्टेटमेंट भी याद हो गया, कोई रटने जैसा नहीं है ना। पहले अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में इसको समझ लो क्या कहना चाहता है ये। ठीक है, अब ना किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका क्या होता है, उसको अपने वर्ड्स में समझ लो, अपनी लैंग्वेज में समझ लो। अपनी लैंग्वेज से मतलब जो अपन को आती है ना, लिखना तो अपन सर ये वेव कैरेक्टर क्या होता है? वेव कैरेक्टर मतलब जैसे वेव्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वेवलेंथ हो गया, है ना, फ्रीक्वेंसी हो गई, हाँ एम्पलीट्यूड हो गया। जैसे तो हमारे अंदर वेव कैरेक्टर नहीं है क्योंकि अपनी कोई वेवलेंथ नहीं है,
कोई अपन से पूछेगा आपके पैरामीटर्स बताओ, तो अपन क्या कहेंगे? हाइट, मास, लेंथ, ये बताएंगे ना। ये थोड़ी कहेंगे कि मेरी तो वेवलेंथ इतनी है, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, दिस इज माई एम्पलीट्यूड। तो वी डू नॉट हैव द वेव कैरेक्टर्स ऐसे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, होते हैं, सबके अंदर होते हैं, ऐसे इन्होंने कहा था। यानी हर मैटर के अंदर क्या होता है, लैम्डा भी होता है, उसका कुछ पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होगा। तो अपन देखेंगे आगे कि इन्होंने, इनसे कुछ गलती हो गई थी, तो अपन इनकी लिमिटेशंस बाद में देखेंगे। पहले तो इनकी सुन लेते हैं कि ठीक है चलो बोलो। पहले तो सुनना होता है ना अपन किसी की बात, क्रिटिसाइज तो बाद में करेंगे, कमियां बाद में निकालेंगे। पता चला पहले कमियां ढूंढने लग गए, तो फिर वो प्रिंसिपल अपन को समझ में नहीं आएगा। तो पहले जो ये कह रहे हैं उसमें हाँ मान लेते हैं, हाँ चलो ठीक है आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ओके, हो गया, स्टेटमेंट याद हो गया सभी को? ओके। अब पार्टिकल और वेव में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो शायद आपको पता होगा। बोलो। पार्टिकल और वेव के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, मतलब आप पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज पार्टिकल और कौन सी वेव है? आपके सामने दो चीजें रख दी जाए तो आप बता सकते हो ना कि वो पार्टिकल होगा या वेव होगा ना। जैसे आपके सामने अब पेन पड़ा हुआ है एक, तो आपसे पूछे बताओ इज इट पार्टिकल और वेव, तो आप क्या कहोगे? पार्टिकल। पार्टिकल ही कहोगे, डेफिनेटली पार्टिकल कहोगे, है ना। और आपके सामने जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है ना, ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है, आपसे क्या बताओ इस लाइट की क्या है, ये पार्टिकल है या वेव है, तो आप क्या कहोगे? लाइट को तो आप वेव कहोगे ना, वेव के फॉर्म में आ रही है लाइट तो आपके पास। हमें दिख नहीं रही है वो अलग बात है, हालांकि वाइट है ना, लाइट अपन को ट्रेवल करती हुई दिखती नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अपन इतना तो समझते हैं ना कि ये वेव है, इट्स नॉट पार्टिकल। ओके। तो अब पता कैसे करेंगे कौन सी चीज पार्टिकल है किसका वेव है, या इन दोनों में क्या डिफरेंस है? छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ मैं आपको। कि जो पार्टिकल होता है ना वो लोकलाइज्ड होता है, मतलब पार्टिकल फिक्स है। जैसे आपका जो पेन पड़ा हुआ है वो यहीं पर पड़ा हुआ है, अपने आप थोड़ी ये कुछ टाइम बाद यहाँ चला जाएगा। ऐसा होगा क्या बताओ? पेन अपने आप मूव कर सकता है क्या? इसकी पोजीशन फिक्स है, जब तक आप चेंज नहीं करोगे इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो इसके लिए एक वर्ड आता है लोकलाइज्ड, यानी पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमेशा फिक्स्ड रहते हैं अपनी पोजीशन पे, जब तक बाहर से कोई इनको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जो वेव होती है ना, ये फिक्स नहीं होती है। देखो ट्यूबलाइट से चली आपके पास आ गई, फिर टकरा गई दीवारों से, फिर और कहीं चली गई। तो वेव कभी फिक्स नहीं होती, वेव हमेशा चलती रहेगी। क्लियर? पहला डिफरेंस समझ में आया? चलिए बोलो, फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया क्या? यस सर। है ना, पार्टिकल फिक्स रहते हैं, जबकि वेव कभी एक जगह फिक्स नहीं रहेगी, वो चलती रहेगी चलती रहेगी। जैसे अपने बोलने की जो साउंड वेव्स है वो फिक्स है क्या, कि मैंने बोल दिया और वर्ड्स वहीं अटक रुक गए? वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं ना, कोई आगे बढ़ते जाएंगे और एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे ऐसे। दूसरी बात, पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो कभी इंटरफियर नहीं करते। इंटरफियर का मतलब, जैसे यहाँ पर आपने कोई एक पेन पड़ा हुआ है, सपोज एक पेन ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ठीक इसी जगह आप दूसरा पेन नहीं रख सकते, उसी जगह, है ना। इसको हटाओगे तभी उसी जगह दूसरा पेन आएगा, उसके ऊपर तो आ जाएगा लेकिन उसी जगह नहीं रख पाओगे आप। रख सकते हो क्या बताओ? नहीं सर। है ना, सेम प्लेस पे नहीं रख सकते, पेन को हटाना ही पड़ेगा। लेकिन वेव्स के साथ ऐसा होता है कि मान लो ये एक पॉइंट है ना, ध्यान देना जरा। जैसे मैंने एक वेव यहाँ से पास कर दी, है ना, अब मैं सेम पॉइंट से दूसरी वेव पास करा सकता हूँ, ये देखो हो गई ना। तो इस पॉइंट से देखो इस दूसरी वाली वेव पास हो गई। तो ये जो फिनोमिनन है ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर साइमल्टेनियसली मोर देन वन वेव्स कैन एग्जिस्ट, इसके लिए एक वर्ड आता है इंटरफियरेंस। मतलब वेव्स क्या कर सकती है, इंटरफियर कर सकती है, ठीक है। तो लेकिन पार्टिकल्स कभी इंटरफियर नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखोगे वाली बात। और भी डिफरेंसेस है कि पार्टिकल्स के अंदर तो कुछ मास होता है, वेव के अंदर मास नहीं होता है ना, वेव्स मासलेस होती है, ठीक है। और क्या कहें अपन कि किसी भी जगह जैसे आपने कुछ पार्टिकल्स रखे हैं ना, मान लो आपने 4 पेन रख दिए यहाँ पर टोटल, तो ये 4, मतलब टोटल ऐसे 4 रख दिए, 1 2 3 4, है ना। तो इनका सम 4 ही आएगा या 4 से कभी कम हो सकता है? टोटल आपने 4 पेन रख दिए, तो आप इनको जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा? 4 ही आएगा या 4 से कम भी आ सकता है? सर 4 ही आएगा। 4 ही आएगा, है ना, कभी कम या ज्यादा नहीं आ सकता। यस सर। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो वेव्स होती है ना, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे दो वेव्स कंबाइंड हुई ना, तो देखो इस पॉइंट पर पता है 0 है, कैंसिल कर दिया इन्होंने एक दूसरे को। तो यहाँ पर
यहाँ से वन वेव और वन वेव, टू वेव चली और यहाँ पर वेव जीरो हो गई। मतलब इनका सम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये फिर आप वेव वाले चैप्टर में पढ़ोगे ना कि जब दो वेव्स कंबाइंड होती है तो उनका जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब सम कुछ भी हो सकता है, जबकि पार्टिकल्स के केस में सम हमेशा टोटल के बराबर ही होता है। ठीक है, तो मेनली तो एक दो डिफरेंस समझ में आने चाहिए, जरूरी नहीं आपको सारे डिफरेंस समझ में आए। समझ में आ गया ना। तो एक ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि वेव पार्टिकल फिक्स रहते हैं, जबकि वेव्स हमेशा मोशन में रहती है। ठीक है, इसी बेस पर पहचान लो। ओके, तो वैसे तो पूछे नहीं जाते हैं डिफरेंसेस, लेकिन कभी आपसे पूछे तो ये डिफरेंसेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इन डिफरेंसेस को अभी तो कॉपी मत करो, है ना। आप इन डिफरेंसेस को अभी कॉपी मत करो आप, है ना। आप तो सिर्फ क्या कर लो, इन डिफरेंसेस का एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर बाद में कभी नोट कर लेना फुर्सत में। ठीक है, इन डिफरेंसेस का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंसेस होते हैं, है ना, फिर नोट कर लेना। फिर अभी अपन नोट करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा उसमें। ले लिया। ठीक है, कॉपी में मैं वही चीज़ नोट करवाऊंगा जो आपके सिलेबस में है ना। नॉलेज के लिए मैं बाकी चीज़ें बता दूंगा और उसका फिर आप स्क्रीनशॉट रख लेना। तो आप चाहो तो नोटबुक में नोट करना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। कभी नॉलेज बढ़ाना हो तो सर डिफरेंसेस डिफरेंसेस हमारे सिलेबस में नहीं है क्या? नहीं, डिफरेंस नहीं। अभी एक बार चैप्टर हो जाएगा फिर मैं आपकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, चिंता मत करो, है ना। और एक एक पेज देख लेंगे, है ना, कोई नया पॉइंट आएगा तो भी बता दूंगा ना। चलिए, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। यस सर। चलिए, अब आप हेडिंग डालो, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। डी ब्रोगली या डी ब्रोइस प्रिंसिपल, सॉरी डी ब्रोइस, अच्छा प्रिंसिपल तो ऊपर पढ़ लिया अपन ने, सॉरी प्रिंसिपल तो ऊपर है ना। अब अपन डी ब्रोइस इक्वेशन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल पूछे तो स्टेटमेंट बताना है, और इक्वेशन पूछे तो एक छोटा इक्वेशन अभी अपन जस्ट डिराइव कर रहे हैं, छोटा सा डेरिवेशन है। हेडिंग डालो सभी, डी ब्रोइस इक्वेशन। तो इन्होंने पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा था। वैसे तो इन्होंने स्टेटमेंट में तो कह दिया कि हर एक के अंदर डबल कैरेक्टर होता है, हर पार्टिकल, हाँ हर मैटर के अंदर, बट ही मोर एम्फेसाइज्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहले पार्टिकल ही मान रहे थे, तो इन्होंने कहा नहीं उसके अंदर वेव कैरेक्टर भी होते हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए एक रिलेशन दिया था। किस किस के अंदर दिया था इन्होंने, इलेक्ट्रॉन की लैम्डा और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में, ये रिलेशन इन्होंने दिया था, है ना। तो देखो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज द वेव कैरेक्टर, लैम्डा होता है वेव कैरेक्टर, और मोमेंटम क्या होता है, पार्टिकल कैरेक्टर। तो इन दोनों को इसने एक साथ कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अच्छा, ये एच अपॉन पी होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन इन्होंने दिया है, अपन कोशिश कर रहे हैं इसको डिराइव करने की, है ना। ओके, डेरिवेशन आपको आए कोई जरूरी नहीं है, बट छोटा सा दो लाइन का डेरिवेशन इसलिए अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या डेरिवेशन इसका सिंपल सा, अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने दो इक्वेशंस की हेल्प ली थी। एक तो इन्होंने हेल्प ली किसकी, आइंस्टाइन इक्वेशन, ये आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और दूसरी ये प्लैंक्स इक्वेशन है, ये तो आप अच्छे से जानते हो, उसके लिए मना मत करना, है ना। फोटोन एच न्यू, याद है, क्वांटम। तो ये प्लैंक्स इक्वेशन है, या आइंस्टाइन इक्वेशन है ना। तो इन दोनों इक्वेशंस को उसने इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों के एलएचएस में क्या है, ई। तो इक्वेट करके व्हाट वी कैन राइट, है ना, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू, लिख सकते हैं, दोनों को बराबर कर दिया ना, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ओके, पहले देख लो यहाँ पर, तो ये बराबर कर दिया। अब सुनो, न्यू की जगह क्या लिख दिया, सी बाई लैम्डा। क्यों लिख दिया, बिकॉज वी नो, देखो ये फॉर्मूला कितनी बार काम आ रहा है, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो इन प्लेस ऑफ न्यू व्हाट ही सब्स्टिट्यूटेड, सी बाई लैम्डा। तो न्यू की जगह रख दिया उसने सी बाई लैम्डा। ओके, फिर देखो एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एम इंटू सी, और इधर एच बाई लैम्डा। फिर लैम्डा को उधर शिफ्ट कर दिया और एम और सी को नीचे लेके आ गए, तो ही गॉट दिस। ओके, चलो यहां तक नोट करो एक बार, चलिए से नोट करो। वैसे ये डी ब्रोगली ने प्रूव नहीं करा था, ये तो क्या बुक्स वालों ने प्रूव कर दिया ना, उसने तो डायरेक्टली रिलेशन दिया था, है ना।
तो डेरिवेशन में एक स्टेप में आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए वो, तो कोई बात नहीं, इसमें डी ब्रोई का कोई नाम नहीं है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही डायरेक्टली गेव द रिलेशन। बट अपन के रिफ्रेशर से पढ़ते हैं ना, किसी रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या डिराइव कर रखा है, तो हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले डेरिवेशन, जबकि आपकी टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है? क्योंकि टेक्स्ट बुक वालों को तो पता है, एनसीईआरटी वालों को, उनको, कि डी ब्रोई ने प्रूव करा ही नहीं। हाँ, इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, उसमें न्यूमेरिकल आएगा, तभी जस्ट अपन पहुंच रहे हैं कंक्लूजन पे। ठीक है, दिस इज द आइंस्टीन इक्वेशन, दिस इज द प्लैंक्स इक्वेशन, है ना, दोनों को इक्वेट कर दिया कम, है ना। फिर ये यहाँ चाहो तो लिख देना, न्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने, सी वाई लैम्डा। कैसे लिख दिया? सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से लिखा है मैंने। सर बोलो। ये तो एमसी आया, अपन को तो मोमेंटम चाहिए ना। अभी रुक तो जाओ, अभी इक्वेशन आई नहीं ना पूरी, अभी नीचे है, अच्छा अभी पूरी इक्वेशन नहीं आई है। चलो नोट कर लिया यहाँ तक। अब सुनो एक बात, है ना, चलो यहाँ तक पहुंच गए सभी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। अब सुनो, सी तो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसकी स्पीड को अपन सी से डिनोट नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू स्लाइटली कम होती है ना। तो उसने क्या कहा कि अगर आप सी की जगह क्या पुट कर देते हो, पार्टिकल की स्पीड पुट कर दोगे, तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है। फिलहाल तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए आया, ये तो वेव कैरेक्टर्स के लिए आएगा, वेव के लिए आएगा, क्योंकि सी तो आपने स्पीड ऑफ लाइट रखी है, यानी ये एक्सप्रेशन लाइट के लिए आया। और उसने क्या कहा साथ का साथ, you can apply the same expression for the particle having velocity v, just put v in place of c, ऐसा उसने कहा। तो देखो क्या लिख रखा है मैंने, कि डी ब्रोगली suggested that the above equation is applicable to any material particle, material particle में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, if mass of the photon, ये फोटोन है ना, लाइट है ये तो, mass of photon is replaced by mass, अच्छा दो बातें कही उसने, सॉरी, ये मास किसका था, ये फोटोन का था, ठीक है। अब ये मत कहना कि फोटोन मासलेस होते हैं, वो सही बात है, बट वो रेस्ट में होते हैं, चलते हुए फोटोन का मास होता है ना, इट हैज सम मोमेंटम, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, ये जो इक्वेशन है ना, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन सी, दिस इज डेराइव्ड फॉर लाइट, दिस इज डेराइव्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं आप। अब अपन इसको किसी पार्टिकल पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको दो चेंज करने पड़ेंगे, एक तो मास पार्टिकल का ले लेंगे, और वेलोसिटी भी पार्टिकल की ले लेंगे, क्योंकि एच है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो सबके लिए सेम ही रहता है। तो ये वाली लाइन लिख लो फटाफट से, कि इफ मास ऑफ द फोटोन इज रिप्लेस्ड बाय मास ऑफ द पार्टिकल एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय स्पीड ऑफ पार्टिकल, और स्पीड ऑफ पार्टिकल को अपन v से डिनोट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि c की वैल्यू v के बराबर है, वैल्यू नहीं इक्वल है, उसने कहा फॉर्मूले में ये रख दो और फिर आप कैलकुलेट करो लैम्डा, आपका आंसर सही आएगा, ये कहा है उसने। तो देखो हमने क्या करा, अब मास को तो अपन m से डिनोट करते हैं, चाहे वो पार्टिकल का मास हो, चाहे लाइट का मास हो, है ना, फोटॉन्स का मास हो, तो मास का सिंबल तो अपन ने चेंज नहीं करा, बट ये सर c की इसका जगह मतलब तीनों में से c की इसका जगह मतलब v, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हाँ ये वाला ही लगाना आपको, तो ये लास्ट वाला जो हाईलाइट कर रखा है ना मैंने, अपन को तो यही फॉर्मूला याद रखना है वैसे तो। जो ये डिराइव्ड वाला है क्या? हाँ ये डेराइव्ड हो गया, ये बस ये फाइनली ये डेराइव्ड डेरिवेशन होके आ गया।
अब इसको वन स्टेप और आगे बढ़ा दो कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, पी से शो करते हैं। तो ये है डी ब्रोगली इक्वेशन, दिस वन दिस टू। इन पे न्यूमेरिकल है हमारे, इन पर न्यूमेरिकल से भाई। उसने कहा था ना इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टर है, तो उसने बकायदा इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा कैलकुलेट करी थी, अभी अपन कर भी रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद होनी चाहिए, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू वी, और वी कैन से लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। याद हो गई? कौन क्या है सबका मतलब बताऊं क्या मैं एक बार यहाँ पर? बोलो, लैम्डा इज द वेवलेंथ। बोलो, लैम्डा को किस में लेते हैं, जल्दी बताओ मुझे। व्हाट्स लैम्डा? मीटर में। मीटर में ना, लैम्डा किस में ली जाएगी, मीटर में, है ना। अगर मीटर में नहीं दी तो क्या करोगे आप, कन्वर्ट कर लोगे? यस सर। यस सर। लैम्डा इज वेवलेंथ इन मीटर। वो मोस्टली आपको किस में देंगे, नैनोमीटर इसमें देंगे वो। वेवलेंथ कैसे लिखते हैं, वेव इन मीटर, है ना। लैम्डा किस में लेनी, मीटर में लेनी है आपको। और मास किस में लेना है, स्मॉल एम। ये क्या है, मास। किसका मास, मास ऑफ पार्टिकल। और ये किस में होना चाहिए, इन किलोग्राम। अगर ये भी किलोग्राम में नहीं दिया तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। सर पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, पार्टिकल, क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पार्टिकल एक रनिंग कार हो सकती है, एक रनिंग बॉल हो सकती है, कोई भी हो सकता है पार्टिकल। किसी की भी लैम्डा निकाल सकते हैं आप, अपनी खुद की भी लैम्डा निकाल सकते हैं अपन, अभी करेंगे हाँ अपन। सर याद आ गया, वो बहुत और कम क्या आती है। बच्चा, एच तो फिक्स है ना, अब एच की वैल्यू तो याद होनी चाहिए ना। अब ये मत कहना कि एच की वैल्यू क्या होती यस सर। है ना, क्या होती है, किसी को याद है क्या? 6.626 10 to the power 34 हम्म, minus 34। -34 है ना, बहुत कम होती है ना प्लैंक्स कांस्टेंट। वो कभी नहीं दे आपको वैल्यू तो आप समझ जाना, है ना। एग्जैक्ट तो 6.626 है, बट आप न्यूमेरिकल में मैंने कहा था ना 6.6 ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये x नहीं है ना, ये -34 जूल इंटू सेकेंड है ना, ये इसके ऐसा ही यूनिट है, ये ध्यान रखना, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ओके, और क्या बचा, p, p क्या होता है, मोमेंटम। कभी मोमेंटम दे दे तो, मोमेंटम की यूनिट याद है किसी को, मोमेंटम की यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो इस फॉर्मूले से खुद ही बना लेना, कभी भूल जाओ, वैसे तो याद रखता कौन है। यही तो होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो एम की यूनिट किलोग्राम, और वी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड, सही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो न्यूमेरिकल जब आप करो तो ध्यान रखना, यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना होगा आपको, है ना। अगर आपने यूनिट का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो मोस्टली लैम्डा आपको पिकोमीटर और इन्हीं में देंगे वो, ये कंफर्म है। लैम्डा किस में देंगे वो, पिकोमीटर, नैनोमीटर, इनके अंदर ही देंगे वो। ठीक है, आगे बढ़े। सर क्लास कब तक होगी? क्लास होगी अपनी 1 o'clock तक, ओके सर। 1:15 तक, है ना?
चलिए अब अपन न्यूमेरिकल करें उससे पहले कंक्लूजन करो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना, इसी बहाने फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, क्वेश्चन लिख लो साथ के साथ ही। कैलकुलेट द वेवलेंथ of an electron traveling with 10% speed of light। अब सुनो, इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं दी गई है। देखा जाए तो न्यूमेरिकल लग ही नहीं रहा होगा आपको, है ना, कोई डेटा तो दिया ही नहीं। तो कुछ चीजें कांस्टेंट है। तो पहले मुझे बताओ कि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है क्या? चलिए बताओ। इलेक्ट्रॉन का Yes, मास sir. याद है कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास Sir, 9.1 into 10 to the power minus 31. ये जिनको याद नहीं वो लिख लो भाई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं करूं सॉल्व या आप लोग कोशिश कर रहे हो? सबसे पहले बताओ इसमें क्या गिवन है, क्या अननोन है, पता चल रहा है कुछ? क्या गिवन है बताओ। 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। अब है ना, इन्होंने डायरेक्टली आपको v नहीं दिया। वेलोसिटी के बारे में क्या रिलेशन दिया इन्होंने, इसका सोल्यूशन लिखे हैं। तो वेलोसिटी के बारे में क्या कहा कि दिस इज द 10%। परसेंट का समझते हो? 10/100 ऑफ किसका? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 3 into 10⁻⁷। ये समझ में आएगा सभी को? ये कैसे लिख दिया मैंने, बोलो? ये समझ में आ गया वेलोसिटी कैसे फाइंड कर ली मैंने? Yes, sir. भाई स्पीड ऑफ लाइट तो ये होती है इसका 10%। तो 10% कैसे निकालते हैं?